नमस्कार। आज हम पर्वतों के निर्माण के बारे में जो सिद्धांत हमारे सामने आए, पर्वतों का सामान्य परिचय, इनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि धरातल के नीचे विभिन्न प्रकार के जो आंतरिक बल होते हैं वो लगातार सतत रूप से कार्य करते हैं और इन आंतरिक बलों के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, सर्जन होता है। या हम इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर इन आंतरिक बलों के द्वारा धरातल के ऊपर विषमताओं का सर्जन होता है। इनमें पर्वत, पठार, मैदान, गहरी खाइयाँ आदि का निर्माण होता है। पर्वत एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्धारण करती है, क्योंकि हवाओं का रुख मोड़ती है। जो सागरीय हवाएं टकराती हैं उनसे वर्षा करती हैं, तो जलवायु और मौसम को मुख्य रूप से ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं वो मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे हम भारत में देखते हैं, हिमालय पर्वत के कारण मानसून की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। उत्तरी अमेरिका में जो रॉकीज पर्वत है वहाँ पर हम इस प्रकार की क्रिया देख सकते हैं, भौगोलिक क्रिया देख सकते हैं। यूरोप में भी हम देख सकते हैं। तो पर्वत एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से जो समतल धरातल होता है उससे एकदम उठा हुआ जो भाग होता है उसको हम पर्वत का नाम देते हैं। ऊपरी भाग का विस्तार बहुत कम होता है, आधार उसका चौड़ा होता है, ढाल अधिक होता है, जिनको हम पर्वत का नाम देते हैं। अधिक ऊंचाई होती है। तो सामान्य रूप से जो पर्वत होते हैं वो धरातल से ऊंचे भूभाग होते हैं जिनकी ऊंचाई अधिक होती है, ढाल अधिक होता है, आधार उसका चौड़ा होता है और शीर्ष उसका कम होता जाता है, पतला होता जाता है। तो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है और इसको हम जब इनका वर्गीकरण करते हैं तो इनका वर्गीकरण हम आयु के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। सर्वप्रथम हम आयु के आधार पर अगर पर्वतों का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले चर्नियन पर्वत की बात करते हैं, पर्वत क्रम की बात करते हैं। कैम्ब्रियन और पूर्व कैम्ब्रियन युग में यानी 40 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण होता है और इस प्रकार के पर्वत में भारत का जो अरावली पर्वतमाला है, पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, ये जो नीलगिरी पर्वत है उसको इस क्रम में रखते हैं। कैलोडियन जो पर्वत है वो डेविनियन और सिलूरियन युग में इनकी उत्पत्ति होती है। लगभग 32 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण होता है। इसमें मुख्य रूप से अपलेशियन पर्वत श्रृंखला और स्कॉटलैंड, यूरोप की स्कॉटलैंड जो पर्वत है उनका निर्माण इस युग में हुआ। हर्सिनियन जो पर्वत है वो 22 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कार्बन-फेरिस युग और पर्मियन युग में इनका निर्माण होता है। मुख्य रूप से एशियाई के त्यांगशान, अल्टाई, नॉमसान, ये पर्वत इस क्रम में हम रखते हैं। अल्पाइन पर्वत आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई और इनमें हम विश्व के जो नवीन पर्वत मालाएं हैं उनको शामिल करते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, यूरोप का आल्प्स, रॉकीज, एंडीज। इस प्रकार के क्रम में हम इन पर्वतों को रखते हैं। दूसरा, हम ऊंचाई के आधार पर अगर बात करते हैं तो ऊंचाई के आधार पर निम्न पर्वत
जिनकी ऊंचाई 2000 से 3000 फीट के मध्य होती है। कम ऊंचे पर्वत जो 3000 से 4500 फीट की ऊंचाई रखते हैं। साधारण पर्वत 4500 से 6000 फीट की ऊंचाई तक इनकी ऊंचाई होती है। और ऊंचे पर्वत जिनकी ऊंचाई 6000 फीट से ऊंची होती है। तो ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में हमने इन पर्वतों को रखा। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर वलित पर्वत जिनमें हम आल्प्स, हिमालय को रखते हैं। ज्वालामुखी जो पर्वत है, ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो पर्वत है उनको हम इसमें रखते हैं। फ्यूजियामा है, हवाई द्वीप का मोना डोना है, म्यांमार का पोपा है, इसके अंतर्गत हम रखते हैं। भ्रंश की क्रिया के द्वारा निर्मित जो पर्वत होते हैं उनको हम भ्रंश पर्वत का नाम देते हैं। वॉर्जेस और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट इसके अंतर्गत इस क्रम में हम रख सकते हैं। अवशिष्ट पर्वत विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक क्रियाएं होती हैं, भारी बल होते हैं, उनके कारण से ये घिसकर नीचे हो गए, जिनको हम अवशिष्ट पर्वत का नाम देते हैं। अरावली पर्वत को, अरावली जो पर्वतमाला है उसको हम इस क्रम में रख सकते हैं। चौथा, भौगोलिक आधार पर अगर हम पर्वतों का वर्गीकरण करते हैं तो इनमें हम पर्वत समूह, पर्वत तंत्र, पर्वत श्रेणी, पर्वत वर्ग, पर्वत कटक, पर्वत श्रृंखला और एकाकी पर्वत आदि में हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने विभिन्न आधारों पर पर्वतों का वर्गीकरण किया। अब हम पर्वतों के निर्माण के संबंध में जो सिद्धांत हमारे सामने आए, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम कोबर का भूसन्नति सिद्धांत को शामिल करते हैं, इसको पढ़ेंगे। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति के बारे में हमने पढ़ा कि एक उथला सागरीय भाग होता है जिसमें लगातार अवसाद जमा होते हैं और दोनों ओर से, भूसन्नति के दोनों ओर से जब दबाव पड़ता है तो वो वलित होकर पर्वतों का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर कोबर ने अपना भूसन्नति सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया। मुख्य रूप से कोबर जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, विद्वान थे और इन्होंने अपना भूसन्नति सिद्धांत 1925 में हमारे सामने रखा। कोबर ने अपना जो सिद्धांत दिया वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डर बाउडर अर्डे नाम की इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसमें अपने सिद्धांत के बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से हमें बताने का प्रयास किया। कोबर ये मानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो बल हैं वो लगातार काम करते हैं और इसके कारण से पृथ्वी में लगातार संकुचन की क्रिया होती रही है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही कोबर ये मानते हैं कि संकुचन की क्रिया आरंभ से ही पृथ्वी के ऊपर हो रही है। और कोबर ये मानते हैं कि जो कठोर भाग है उनको इन्होंने अग्र प्रदेश का नाम दिया। कठोर स्थल थे उनको अग्र प्रदेश का नाम दिया। और जो भूसन्नति थी जिनको अस्थिर कहा, एक गहरे उथले जो जलीय भाग है, कम गहरे उथले जलीय भाग है, उनको भूसन्नति का नाम दिया। तो कोबर ये बताते हैं कि भूसन्नति और जो कठोर स्थल भाग है उनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो इस आधार पर इन्होंने कठोर स्थल प्रदेश को, खंड को अग्र प्रदेश नाम दिया और इनके बीच में लंबी और कम चौड़ी
लंबी और जो चौड़ी भूसन्नति थी उनको अग्र प्रदेश के मध्य माना और कोबर ने यह बताने का प्रयास किया जो अग्र प्रदेश है उनमें बहने वाली जो नदियां होती हैं वो लगातार यहां अवसाद जमा करती हैं। ये अग्र प्रदेश माना और ये भूसन्नति, तो यहां लगातार नदियां प्रभावित होती हैं और इनके कारण यहां लगातार अवसाद जमा होता है। जहां लगातार अवसाद जमा होता है तो हजारों मीटर गहरी जो अवसाद है वो जमा होते जाते हैं यहां, और एक समय आता है जब अधिक दबाव के कारण ये भूसन्नति नीचे खसती जाती है और नीचे खसती जाती है तो यहां पर लगातार अवसाद जमा होता रहता है और भूसन्नति नीचे खसती जाती है। यानी इसको हम इस प्रकार भी समझा सकते हैं कि यहां लगातार अवसाद जमा होगा और ये भूसन्नति नीचे की ओर खसती जाती है। तो लगातार ये भूसन्नति नीचे की ओर बैठती है और यहां लगातार अवसाद जमा होता है। यहां पर दोनों ओर जहां कठोर स्थल होते हैं जिनको अग्र प्रदेश का नाम दिया कोबर ने, यहां दबाव की क्रिया दोनों ओर से पड़ती है और दोनों ओर से जब दबाव की क्रिया यहां संपन्न होती है तो ये अग्र प्रदेश के सटे हुए जो क्षेत्र हैं वो वलित हो जाते हैं। तो यहां पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार दोनों ओर से दबाव पड़ने के कारण यहां पर यह भाग ऊपर उठता है और पर्वतों का निर्माण होता है। दबाव जब अधिक नहीं पड़ता है, जब दबाव यहां तक सीमित रहता है तो इसका जो मध्य भाग है भूसन्नति का, वो मध्य भाग इस दबाव से अप्रभावित होता है। यहां दबाव का प्रभाव नहीं होता जिसके कारण से ये भाग ऊंचा उठ नहीं पाता है। तो इस कारण इसको मध्य भाग को कोबर ने मध्य पिंड का नाम दिया। ये मध्य पिंड जिस पर दबाव नहीं पड़ता है तो यहां इस भाग को कोबर ने मध्य पिंड कहा। और जब कोबर ये बताता है कि जब दोनों ओर स्थल भाग जो अग्र प्रदेश हमने नाम दिया, इनके दोनों ओर जब पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है तो इस प्रकार की जो श्रेणियां होती हैं इसको कोबर ने रैंड कैटन का नाम दिया। कोबर ने रैंड कैटन का नाम दिया। जैसे यहां भी पर्वतों का निर्माण हो गया, यहां भी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। तो दोनों ओर अगर पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है भूसन्नति के दोनों ओर या स्थलखंड के जो सटे हुए भाग है भूसन्नति के, वहां दोनों ओर अगर पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है तो कोबर ने इसको रैंड कैटन का नाम दिया। जब दबाव की क्रिया अधिक होती है और ये दोनों पर्वत श्रेणियां पास आ जाती हैं या आपस में मिल जाती हैं, दोनों ओर जो पर्वत श्रेणियां होती हैं अधिक दबाव के कारण नजदीक आ जाती हैं या आपस में मिल जाती हैं, तो जिस रेखा के सहारे ये पर्वत श्रेणियां मिलती हैं इसको कोबर ने नॉर्म का नाम दिया। नॉर्म। तो इस प्रकार कोबर ने भूसन्नति के आधार पर अपना पर्वत निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत हमारे सामने रखा और पर्वतों के निर्माण के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। धन्यवाद।